दोस्तों नमस्कार। रोड सेफ्टी चैनल रोड सेफ्टी आर के यादव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि चैप्टर 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। यानी कि हर एक आदमी आज के जमाने में हर एक आदमी के पास कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का व्हीकल रहता है, तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या है? नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नो पर्सन, ये सेक्शन अपना क्या कहता है? नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल एंड नो ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल कॉज और परमिट द व्हीकल टू बी ड्रिवन इन एनी पब्लिक प्लेस और इन एनी अदर प्लेस unless the vehicle is registered in accordance with this chapter and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended or cancelled and the vehicle carries a registration mark displayed in the prescribed manner। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वाहन जब तक नहीं चलाएगा जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए, या कोई भी ओनर जो है वो किसी अपने वाहन को तब तक चलाने के लिए नहीं देगा किसी को जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन न हो जाए, या फिर किसी का अगर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रखा है या आरसी कैंसिल कर रखी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी वो व्हीकल को नहीं चलाएगा या मालिक है तो वो चलाने नहीं देगा। हैज बीन सस्पेंडेड और कैंसिल्ड and the vehicle carries a registration mark displayed in the prescribed manner। और व्हीकल के आगे पीछे या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो साइड में भी रजिस्ट्रेशन मार्क उसके लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो गाड़ी को चला सकता है। अदरवाइज न तो चलाएगा और मालिक है तो चलाने भी नहीं देगा। Provided that nothing in this section shall apply to a motor vehicle in possession of dealer subject to such conditions as may be prescribed by the central government। लेकिन इसमें छूट किसको दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब करके किसी डीलर के पास खड़े वाहनों के ऊपर यह चीज लागू नहीं होगी। पंजीयन की आवश्यकता है। पंजीयन की आवश्यकता, कोई भी व्यक्ति किसी मोटर यान को नहीं चलाएगा और किसी मोटर यान का स्वामी उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर तब तक नहीं चलाएगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वह यान इस अध्याय के अनुसार पंजीकृत ना हो और यान का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो और यान पर निर्धारित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिन्ह न लगा हो। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी व्यापारी के कब्जे में किसी मोटर यान पर ऐसी शर्तों के अधीन लागू नहीं होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। सेक्शन 39 तो नेसेसिटी से रिलेटेड था। सेक्शन 40 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड, यानी रजिस्ट्रेशन कहां करवाया जाएगा, कहां होगा रजिस्ट्रेशन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42, यानी कि इनको छोड़ के 42 सेक्शन जो वो किससे रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स। तो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स है, राजनयिक जो ऑफिसर्स हैं उनको छोड़ के सेक्शन 43, यानी जिस वाहन ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको छोड़ करके, और सेक्शन 60 किससे रिलेटेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, यानी अपने डिफेंस पर्पस के लिए जो व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है। इन तीन को छोड़ के एवरी ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल कॉज द व्हीकल टू बी रजिस्टर्ड बाय एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी। ये बाद में इंसर्ट किया नए मोटर व्हीकल एक्ट में, अमेंडमेंट में अमेंड करके किया है, by any registering authority in the state in whose jurisdiction he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept। यानी कि उस स्टेट की किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है जिसमें वो आमतौर पर रहता है। पहले ये नहीं था, पहले तो जिसके जुरिस्डिक्शन में वो आता है उसी में होता था, उसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता था। अब क्या है, मान लो कोई कोटा का आदमी है और खेतड़ी में पोस्टेड है तो उसको कोटा जाने की आवश्यकता नहीं, वो खेतड़ी की रजिस्टरिंग अथॉरिटी में भी अप्लाई कर सकता है, या डीलर्स को पावर दे दी है कि वो किसी भी जिले का नंबर जारी कर सकते हैं। तो वो जहां से गाड़ी खरीदेगा, जहां आमतौर पर वो रहता है, वहीं से ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा विद इन द स्टेट। पंजीकरण कहां किया जाएगा?
यानी इन इन कंडीशंस को छोड़ के कौन सी धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के बंदों के अधीन रहते हुए मोटर यान का प्रत्येक स्वामी उस यान को राज्य के किसी पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत कराएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास या कारोबार का स्थान है जहां यान सामान्यतः रखा जाता है। तो ये अपना सेक्शन 40 कहता है कि कार रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब है सेक्शन 41, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगा। तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है, एन एप्लीकेशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इन सच फॉर्म एंड शैल बी अकम्पेनिड बाय सच डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स and information and shall be made within such period as may be prescribed by the central government, यानी कि उस पीरियड के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे उसके अंदर अप्लाई कर देगा। और ये अप्लाई करने का वाहन खरीदने के 7 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करता है और रजिस्ट्री अथॉरिटी जो है 30 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन करती थी। ये तो एक्ट कहता है, लेकिन अब क्या होता है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई गाड़ी आएगी नहीं, बाहर ही नहीं आएगी, तो ये अपन आगे बढ़ेंगे। वे अगर उस स्टेट के अंदर है तो दूसरे स्टेट में जा रही है तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेके जा सकती है। अब इसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट, यानी कि सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1 और इसके अंदर प्रोविजंस, provided that where a motor vehicle is jointly owned by more persons than one, the application shall be made by one of them on behalf of all the owners, and such applicant shall be deemed to be the owner of the motor vehicle for the purposes of this act. अगर एक से ज्यादा ओनर है, मान लो 3-4 ओनर है, तो 3-4 ओनर में से जिसको वो जो चारों आदमी, मान लो 4 ओनर है, तो चारों में से वो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो ही उस व्हीकल का ओनर होगा और वो ही अप्लाई करेगा। दूसरी चीज क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ न्यू मोटर व्हीकल, ये भी देखो ब्रैकेट में जो आ रहा है ये अमेंडमेंट करके डाला गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ न्यू मोटर व्हीकल द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट शैल बी मेड बाय द डीलर ऑफ सच मोटर व्हीकल if the new motor vehicle is being registered in the same state in which the dealer is situated, यानी कि पूरे के पूरे स्टेट में कहीं भी से भी गाड़ी लेता है तो वो डीलर ही उसका रजिस्ट्रेशन करके देगा, चाहे भले ही किसी भी जिले का हो, तो पूरे के पूरे स्टेट के अंदर वो डीलर अप्लाई करेगा उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। परंतु जहां कोई मोटरयान एक से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में है, वहां आवेदन सभी स्वामियों की ओर से उनमें से किसी एक द्वारा किया जाएगा और ऐसा आवेदन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मोटरयान का स्वामी समझा जाएगा। परंतु यह और कि नए मोटरयान की दशा में राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटरयान के डीलर द्वारा किया जाएगा यदि नया मोटरयान उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर स्थित है, यानी जिस स्टेट में डीलर स्थित है तो पूरे स्टेट में किसी भी जिले का रजिस्ट्रेशन वो डीलर ही करेगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, एन एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी अकम्पेनिड बाय सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई फीस होगी उस एप्लीकेशन के साथ। इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द ओनर, यानी ओनर के नाम से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करेगी रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन सच फॉर्म, इस फॉर्म में एंड कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स, और उसके अंदर वो चीजें होंगी और एंड इंफॉर्मेशन एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि फॉर्म 23 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्या चीजें होंगी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो पर्टिकुलर उसके अंदर होंगे। 23 है जो स्मार्ट कार्ड वगैरह से रिलेटेड है या क्यूआर कोड वाला जो है डिजिटल जो आरसी जो बन रही है वो। In addition to the other particulars required to be included in the certificate of registration, it shall also specify the type of motor vehicle. मोटर व्हीकल की टाइप क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ये भी उसके अंदर होगा।
होगा, ये इसका सब सेक्शन 4 कहता है बीइंग ए टाइप एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में having regard to the design, construction and use of the motor vehicle by notification in the official gazette specify। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट निकालती है उसके अंदर जो चीज है वो उसमें होंगी। The registering authority shall enter the particulars of the certificate referred to in subsection 3 in a register to be maintained in such form and manner as may be prescribed by the central government। यानी कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो इसके अंदर जो वो रजिस्टर का जो पेज है वो फॉर्म 24 है जिसमें व्हीकल पर्टिकुलर आता है। तो सभी जो भी गाड़ियां रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका ऑफलाइन भी फॉर्म 24 निकाल के रख लिया जाता है। तो वही फॉर्म 24 जो है इसका रजिस्टर है। पहले ऑफलाइन रजिस्टर डालते थे हर एक गाड़ी का, एक पेज होता था और उसी पेज के अंदर उसकी सारी डिटेल चढ़ाई जाती थी। अब जैसे इसके अंदर जो है ना जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमने इसमें यही डाल दिया व्हीकल क्लास, व्हीकल टाइप और व्हीकल कैटेगरी। इसको लेके लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं। तो व्हीकल क्लास के अंदर जो अपने डेफिनेशंस में पढ़ा था, तो यानी कि जो सेक्शन 2 है मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें डेफिनेशंस दी हुई थी। तो व्हीकल क्लास जो है वो आपका उस तरह से, जैसे इसमें क्या बस है, मोटर कार है, एडेप्टेड व्हीकल है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, व्हीकल फिटेड विद रिग है, व्हीकल फिटेड विद जनरेटर है, डंपर है, मोटर कैब है, मैक्सी कैब एक्सेट्रा। तो ये आपकी क्या है व्हीकल क्लास है। व्हीकल टाइप के अंदर ट्रांसपोर्ट या नॉन ट्रांसपोर्ट ये कैटेगरी आती है। और व्हीकल कैटेगरी के अंदर क्या है, लाइट मोटर व्हीकल है, मीडियम मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है या अदर। तो ये अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो पैटर्न है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 23 है उसमें ये चीजें लिखी रहती है। तो स्पेशली इसमें आदमी कंफ्यूज रहता था, इसलिए हमने इसको यहां लिया है कि व्हीकल क्लास क्या होता है, व्हीकल टाइप क्या होता है और व्हीकल कैटेगरी क्या होती है। अब इसका सब सेक्शन 6 क्या कहता है, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल असाइन द व्हीकल फॉर डिस्प्ले देयरऑन अ डिस्टिंग्विशिंग मार्क इन दिस एक्ट रेफर्ड टू एज द रजिस्ट्रेशन मार्क। यानी कि वो एक ऐसा मार्क जो रजिस्ट्रेशन मार्क वो असाइन करेगी कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सच of those letters and followed by such letters and figures are allotted to the state by the central government from time to time by notification in the official gazette and displayed on shown on the motor vehicle in short form and in such manner as may be prescribed by the central government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी अपने नोटिफिकेशन से, उसी हिसाब से स्टेट जो है अपनी सीरीज बनाएगा। जैसे अपने यहाँ जैसे मान लो अपन खेतड़ी का लें तो खेतड़ी का कोड क्या है RJ 53। और फिर अगर मोटर कार लेते हैं तो CA, और फिर उसके बाद उसका नंबर आ जाएगा जो भी लिखा होगा, जैसे 0001 कुछ भी जो लास्ट के 4 डिजिट उससे। ऐसे ही गुड्स में है, ट्रांसपोर्ट में है तो RJ 53 GA, फिर उसके बाद उसका नंबर आ जाएगा। ऐसे ही अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा RJ 53 EA, फिर उसके बाद 4 डिजिट में कोई भी नंबर आ जाएगा जो भी उसको अलॉट हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जो सीरीज है वो बनाई गई है और ये केंद्र सरकार जो नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल गजट में, उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो अपना अलॉट करता है। इसके अंदर फिर ये अमेंडमेंट करके डाला गया, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ न्यू मोटर व्हीकल, नए मोटर व्हीकल के केस में द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज मेड अंडर सेकंड प्रोविजन टू सब सेक्शन 1। सेकंड प्रोविजन क्या था, डीलर से रिलेटेड था। सच मोटर व्हीकल शैल नॉट बी डिलीवर्ड टू द ओनर until such registration mark is displayed on the motor vehicle in such form and manner as may be prescribed by the central government। यानी कि डीलर क्या करेगा, सेकंड प्रोविजन क्या था, सबसेक्शन 1 का डीलर से रिलेटेड था। डीलर क्या करेगा, जब तक उस व्हीकल के ऊपर रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं लगा देगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करके और नंबर प्लेट डिस्प्ले नहीं कर देगा, तब तक उस गाड़ी को क्या करेगा, देगा नहीं ओनर को।
ओनर की पोजीशन में तब तक वो गाड़ी नहीं दे सकता कोई भी डीलर, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ न्यू मोटर व्हीकल द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हिच इज मेड अंडर द सेकंड प्रोविजन टू द सबसेक्शन 1, ये जो कि डीलर के द्वारा किया गया था, such motor vehicle shall not be delivered to the owner until such registration mark is displayed on the motor vehicle in such form and manner as may be prescribed by the central government. परंतु किसी नए मोटर यान की दशा में जिसकी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 1 के दूसरे परंतु के अधीन किया गया है, ऐसा मोटर यान तब तक स्वामी को परिदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण चिन्ह मोटर यान पर ऐसे प्रारूप और रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता है। इसका सबसेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 41 का, A certificate of registration issued under subsection 3, whether before or after the commencement of this act in respect of motor vehicle, shall, subject to the provisions contained in this act, be valid only for a period of 15 years from the date of issue of such certificate, or for such period as may be prescribed by the central government and shall be renewable. यानी कि फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन होगा किसी भी गाड़ी का वो 15 साल के लिए होगा और 15 साल के लिए भी वो रिन्यूएबल मोड में होगा, यानी 15 साल के बाद भी अगर व्हीकल की फिजिकल कंडीशंस या मैकेनिकली वो व्हीकल साउंड है तो 15 साल के बाद उसका रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करेगी, जैसे एनसीआर की अलग कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस एक अलग चीज है। लेकिन एज पर मोटर व्हीकल एक्ट किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 साल के लिए किया जाएगा। किसी भी यान के संबंध में उपधारा 3 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से केवल 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा या ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए और नवीनीकरणीय होगा। अब रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया, तो अब जो है यानी कि 15 साल के बाद भी आप उसका रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एन एप्लीकेशन by or on behalf of the owner of a motor vehicle for the renewal of certificate of registration shall be made within such period and in such form containing such particulars and information as may be prescribed by the central government. यानी कि रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें करोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो इसमें क्या है कि जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो फॉर्म 25 के अंदर अपन अप्लाई करते हैं, आगे भी देखेंगे, और उस पीरियड के अंदर आपको कर देना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। नॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे 2 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हो। मोटर यान के स्वामी द्वारा उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में किया जाएगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी अंतर्विष्ट होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। An application referred in subsection 8 shall be accompanied by such fees as may be prescribed by the central government, और वो उस फीस के साथ होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। Subject to the provisions of section 56, सेक्शन 56 क्या है, फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड है, और ये एक्सपेंड कहां तक हो सकती है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल तक भी एक्सपेंड हो सकती है। द रजिस्टरिंग अथॉरिटी में ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 8 यानी रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन, रिन्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू कर सकती है फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पीरियड के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट में 5 साल और ट्रांसपोर्ट में अभी फिलहाल 15 साल। एंड इंटीमेट द फैक्ट टू द ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी इफ इट इज नॉट द ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी, और अगर ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी नहीं है रिन्यू करने वाली, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो आप किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास
करवा सकते हो रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जहां आपका खाता है आप या जहां आपके जो लास्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो ही आपके काम कर पाएगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के संबंध में। नॉन ट्रांसपोर्ट आप पूरे स्टेट के अंदर किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास आप जो है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब डिफरेंट पीरियड ऑफ रिन्यूअल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग मोटर व्हीकल के लिए रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का अलग अलग पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकती है। जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट है, कार है, मोटरसाइकिल है, इनका जनरली 5 साल के लिए रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिलहाल 5 साल के लिए। परंतु केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के मोटरयानों के लिए नवीकरण की भिन्न भिन्न अवधि निर्धारित कर सकेगी। इसके बाद 14 क्या है? An application for the issue of a duplicate certificate of registration shall be made to the last registering authority in such form containing such particulars and information along with such fees as may be prescribed by the central government। यानी कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर चाहिए, ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया, खो गया, तो उसके लिए आपको लास्ट जो आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जहां से लास्ट काम हुआ था उस व्हीकल का, वहीं आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। दूसरी जो अथॉरिटी है उसके पास आपको नहीं लेना चाहिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये एक अलग बात है कि छोटी सी खामी आ रही है कि सिटीजन पोर्टल पे ये सर्विस डाल दी कि डुप्लीकेट सर्विस ऑफ रजिस्ट्रेशन दूसरी अथॉरिटी के पास भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एज पर मोटर व्हीकल एक्ट आपको लास्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो भी आपकी है उसके पास आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी डिटेल लास्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास ही मिलती। इसके बाद है सेक्शन 42। ये आम आदमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स एक्सेट्रा। राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध किया गया है, तो ये उसके बारे में, इसलिए हमने इसकी डिटेल नहीं ली। अब क्या है, अमेंडमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में क्या किया कि ये अमेंड कर दिया, ये ब्रैकेट ये इसीलिए लगा रखा है यहां से, ये ब्रैकेट में। तो सेक्शन 43 क्या है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 40, सेक्शन 40 के अंदर, उसके अलावा द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल में अप्लाई टू एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता, और द अथॉरिटी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू हैव द मोटर व्हीकल टेम्परेरी रजिस्टर्ड and such authority shall issue a temporary certificate of registration and temporary registration mark in accordance with such rules as may be made by the central government। यानी कि टेम्परेरी किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये चीज सिर्फ अदर स्टेट में अगर कोई व्हीकल जा रहा है उसके लिए लिमिटेड रह गई है। और ये टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इश्यू करने की पावर जो है वो डीलर्स को दे दी गई है, तो इसलिए वो डीलर जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी का काम कर रहा है वो ही टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू कर सकता है दूसरे स्टेट के लिए। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर अ मोटर व्हीकल दैट प्लाइज टेम्पोरेरीली विद इन द स्टेट, जो विद इन द स्टेट जो है टेम्परेरी अप्लाई करता है, एंड इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, ये 1 मंथ के लिए जारी किया जाएगा और इसकी वैलिडिटी भी 1 मंथ ही है। किसी किसी केस में वो बढ़ा सकता है और मैक्सिमम 2 बार अप्लाई कर सकता है बढ़ाने के लिए, और 2 बार भी फिर 1-1 महीने बढ़ेगी तो मैक्सिमम 3 महीने बढ़ी। और कुछ डीलर क्या कर देते हैं कि इसको कोई 6 महीने के लिए बना देता है, कोई 1 साल के लिए बना देता है, फिर वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास आता है ओनर की, मेरी तो 1 साल के लिए वैलिड थी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो ऐसी गलती डीलर्स को नहीं करनी चाहिए। जो चीज 30 दिन के लिए वैलिड है, 1 महीने के लिए, तो उसको 1 महीने के लिए ही वैलिड करना चाहिए,
और उसी पीरियड के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो इश्यू करना चाहिए, न कि 6 महीने और 1 साल के लिए। और फिर क्या होता है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आता है तो वो पेनल्टी उठाता है 1 महीने बाद। अब वो कहता है कि साहब मेरी तो 6 महीने के लिए वैलिड थी या 1 साल के लिए वैलिड थी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, तो पेनल्टी क्यों आ रही है? तो इसमें 1 महीने के लिए मैक्सिमम वैलिड हो सकता है, इसके बाद आपके पेनल्टी आएगी। सेक्शन 43 अस्थायी रजिस्ट्रीकरण। धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी मोटरयान का स्वामी मोटरयान को अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, तो अन्य प्राधिकारी कौन है? डीलर आवेदन कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसे नियमों के अनुसार जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी करेगा। परंतु राज्य सरकार राज्य के भीतर अस्थायी रूप से चलने वाले मोटरयान को पंजीकृत कर सकेगी और 1 मास की अवधि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह ऐसी रीति से जारी कर सकेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट करे। अब क्या सेक्शन 44, ये भी अमेंडमेंट में किया है। प्रोटेक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे व्हीकल लाने की आवश्यकता अब खत्म हो गई है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, अ मोटर व्हीकल सोल्ड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर, किसी ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा बेचा गया कोई भी वाहन shall not require protection before a registering authority for the purposes of registration for the first time, यानी कि पहली बार किसी भी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए उसको गाड़ी को फिजिकली कार्यालय में लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 44 का सब सेक्शन फर्स्ट ये कहता है। इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टर्म्स और कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई है, अ पर्सन इन हुज नेम अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन इश्यूड shall not be required to produce the vehicle registered or transferred before a registering authority, यानी कि ट्रांसफर के टाइम पे भी आपको गाड़ी लाने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना है ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विक्रय किए गए मोटरयान को प्रथम बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को जिसके नाम पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत या हस्तांतरित वाहन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद है सेक्शन 45, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी रिफ्यूज कर सकती है और सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से भी मना कर सकती है। अब वो कंडीशंस क्या है? The registering authority may, by order, refuse to register any motor vehicle or renew the certificate of registration in respect of motor vehicle other than a transport vehicle के अलावा। If in either case, दोनों ही केस में the registering authority has reason to believe that it is a stolen motor vehicle, कि वो चोरी किया गया मोटर व्हीकल है, और the vehicle is mechanically defective, यानी कि वो वाहन जो है मैकेनिकली डिफेक्टिव है, नहीं चल सकता है, रस्टी है, कोई हादसा हो सकता है, और फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, या इस एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करता है, और ऑफ द रूल्स, या जो रूल मेड अंडर, जो इस एक्ट के जो रूल्स बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा,
और if the applicant fails to furnish particulars of any previous registration of the vehicle, या पुराने जो उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है उस गाड़ी का, और furnishes inaccurate particulars in the application for registration of the vehicle, या जो उसके पर्टिकुलर है वो एज पर व्हीकल नहीं मिल रहे हैं, इनएक्यूरेट है, और एज दी केस में भी या कोई भी केस हो सकता है जिसको रजिस्टरिंग अथॉरिटी समझे कि ये रिन्यूअल के लायक नहीं है फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन thereof and the registering authority shall furnish the applicant whose vehicle is refused registration or whose application for renewal of certificate of registration is refused a copy of such order together with such reasons for such refusal। यानी कि वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को उसको लिखित में आदेश निकाल कर देना पड़ेगा कि आपके रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन को इस कारण से रिफ्यूज किया गया है, या आपके न्यू रजिस्ट्रेशन को इस कारण से रिफ्यूज किया गया है, इस कारण से इसका पंजीयन नहीं हो सकता है। अब हिंदी वाला भी पढ़ देते हैं। पंजीकरण से इनकार या पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण। पंजीकरण प्राधिकारी आदेश द्वारा किसी मोटरयान को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है या किसी मोटरयान परिवहन यान से भिन्न के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने से इनकार कर सकता है यदि दोनों में से किसी भी मामले में पंजीकरण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह एक चोरी का मोटरयान है या वाहन यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण है या इस अधिनियम या इस अधीन बढ़ाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, या यदि आवेदक यान के किसी पूर्व पंजीकरण का विवरण देने में असफल रहता है, या यथास्थिति यान के पंजीकरण के लिए या उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन में गलत विवरण देता है, और पंजीकरण प्राधिकारी उस आवेदक को जिसके यान का पंजीकरण करने से इनकार किया गया है या जिसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार किया गया है, ऐसे इनकार के कारणों सहित ऐसे आदेश की एक प्रति देगा। इसका मतलब यही है कि अगर रिफ्यूज करना है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, किसको, जिसने आवेदन किया उसको, और ये लिखित में ऑर्डर निकाल के देना पड़ेगा रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को। अब क्या है, सेक्शन 46 क्या कहता है, इफेक्टिवनेस इन इंडिया ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कोई भी स्टेट अगर करता है तो वो थ्रू आउट इंडिया वैलिड है, उसको किसी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि दूसरे राज्य से वो किसी अन्य राज्य के अंदर आए व्हीकल। उस केस में तो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47, यानी इस सेक्शन को छोड़ के सेक्शन 47 किससे रिलेटेड है, असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल टू अनदर स्टेट, यानी एक स्टेट से परमानेंट वो व्हीकल किसी दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है तो उस दौरान उसका रजिस्ट्रेशन मार्क वो चेंज करवाना पड़ता है। ये सेक्शन 47 असाइनमेंट ऑफ व्हीकल से रिलेटेड है, इसके लिए अपन अलग से क्लास लेंगे पूरा डिटेल में। तो उसको छोड़ के a motor vehicle registered in accordance with this chapter in any state shall not require to be registered elsewhere। किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड व्हीकल को दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है इन इंडिया, इंडिया के अंदर। एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड और इन फोर्स अंडर दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच व्हीकल शैल बी इफेक्टिव थ्रू आउट इंडिया। और किसी भी स्टेट द्वारा किया गया रजिस्ट्रेशन पूरे इंडिया के अंदर वैलिड है। भारत में रजिस्ट्रीकरण की प्रभावशीलता धारा 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य में इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मोटरयान को भारत में अन्यत्र अरजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसे यान के संबंध में 1989 ये रूल क्या कहता है, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसका सब सेक्शन रूल 52 का सब रूल 1 क्या कहता है, an application by or on behalf of the owner of a motor vehicle other than a transport vehicle के अलावा for the renewal of certificate of registration को अप्लाई करता है, shall be made to the registering authority in whose jurisdiction the vehicle is, जिसके jurisdiction में वो vehicle है, in form 25 not more than 60 days before the date of its expiry accompanied by the appropriate fee as specified in rule 81।
यानी कि रूल 81 फीस वगैरह से रिलेटेड है, तो वो फॉर्म 25 के अंदर तो अप्लाई करेगा। कब अप्लाई करेगा? 2 महीने से पहले अप्लाई नहीं कर सकता, विद इन 2 मंथ अप्लाई करेगा। ठीक है, 60 डेज, तो 60 डेज लगभग 2 महीने हो गए और पर्टिकुलर टाइम दे रखा 60 डेज, यानी 60 डेज से पहले अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये इसका क्या कहता है? सब रूल 1, रूल 52 का सब रूल 1। सब रूल 2 क्या कहता है? ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1, इस सब रूल 1 में यानी फॉर्म 25 में जो एप्लीकेशन रिसीव हुई, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल रेफर द व्हीकल टू द अथॉरिटी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 56 एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सेक्शन 56 क्या है? ये फिटनेस से रिलेटेड है। तो अब क्या है कि एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्रॉम दैट अथॉरिटी, उस अथॉरिटी से रिन्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सर्टिफिकेट को रिन्यू किया जा सकता है। अब इसके अंदर ये सेक्शन 56 के अंदर, तो इसमें वो अथॉरिटी कौन है? वो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी वो है जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, और वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्या है? 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये टेक्निकल एक्सपीरियंस जिसके पास है, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिसके पास है, वो ही ये सर्टिफिकेट देगा फिटनेस का। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। या ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में, तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से उसकी फिटनेस होके आएगी। रिन्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज ग्रांटेड ऑन a date after the expiry of certificate of registration, the renewal shall be made from the date of grant of certificate of fitness for a period of 5 years। यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में क्या होगा कि जिस दिन इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन किया, उस दिन से 5 साल के लिए उसको रिन्यू कर दिया जाएगा, भले ही उसका रजिस्ट्रेशन 5 साल पहले खत्म हुआ हो, लेकिन जिस दिन इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी ने उसका इंस्पेक्शन कर दिया, उसके 5 साल बाद तक उसका रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सब रूल 2 क्या कहता है? उपनियम 1 के अधीन, तो उपनियम 2 क्या कहता है? उपनियम 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्री करता प्राधिकारी वाहन को धारा 56 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा। तो वो निर्दिष्ट प्राधिकारी कौन है? इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी। और उस प्राधिकारी से उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करेगा। और जब उसका यानी कि उसका फिटनेस प्रमाण पत्र आ जाए, चाहे नॉन ट्रांसपोर्ट हो या ट्रांसपोर्ट हो, ये फॉर्म 25 में पीछे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उसके अंदर वो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी उसका निरीक्षण करके और वो प्रमाण पत्र दे देगी। उसके बाद में जो है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उसका रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन करेगी। परंतु ऐसे मामले में जहां उपयुक्तता प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति के पश्चात किसी तारीख को प्रदान किया जाता है, वहां उपयुक्तता प्रमाण पत्र किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जाएगा। फिर क्या है? उपनियम 3 क्या कहता है इसका? अ मोटर व्हीकल अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वैलिडली रजिस्टर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 39 after the expiry of the period of validity entered in the certificate of registration, and no such vehicle shall be used in any public place until its certificate of registration is renewed under sub-rule 2। यानी कि सेक्शन 39 जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, उस वाहन का रजिस्ट्रेशन अगर खत्म हो जाता है तो वो उस व्हीकल को यूज नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में, जब तक कि वो उस व्हीकल का रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ना करा ले। परिवहन यान से भिन्न कोई मोटर यान पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज वैधता की अवधि
की समाप्ति के पश्चात धारा 39 के प्रयोजनों के लिए वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा और ऐसे किसी भी वाहन का उपयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र का उपनियम 2 के अधीन नवीकरण नहीं हो जाता। और इसी के साथ ये एक इंपॉर्टेंट था, ये जो रूल है, रूल 52 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, इसलिए हमने इसको ले लिया। और इसी के साथ ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो है क्लास अपनी समाप्त होती है। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। अगले क्लास फिर हाजिर होंगे, फिर कोई नई जानकारी देंगे, तो आप ये सब्सक्राइब करना न भूलें। @RKY रोड सेफ्टी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।